सारा काम कर दिया है। अब मुझे बहुत ही जोरों से सर्दी लग रही है। कुछ देर को कंबल में बैठकर आराम कर लेती हूँ। रानी ऐसे बोलकर अपने कमरे की तरफ को जा रही होती है कि तभी उसे बाहर से अपना भाई आता हुआ दिखाई दिया। अरे विराट भाई आ रहे हैं। ये कुछ हाथ में सामान लेकर आ रहे हैं। मैं क्या करूं, जाकर ले लेती हूँ, नहीं तो फिर से गुस्सा करेंगे कि देख लिया लेकिन सामान पकड़ने को आई भी नहीं। भैया आप क्या लेकर आए हो? लाओ मुझे दो, मैं रखती हूँ। ये ले। ये सब क्या है? इसमें आलू है, मटर है। ओए, इनमें मत झांक। तुझे क्या खोजना है इनके अंदर जो तू ऐसे झांक रही है? बोल। क्या कहा भैया आपने? ठीक है, मैं नहीं झांकती। तेरे लिए यही सही है। माँ कहाँ हो? आकर ये सामान लो। हाँ बोल विराट, क्या है तुझे? ला इधर को दे सामान। ये लो माँ। रानी ने अपनी माँ को अपने भाई का लाया हुआ सामान दे दिया, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसका भाई आखिर ऐसा क्या करके लेकर आया जो कि वो अपनी बहन को नहीं दिखाना चाहता था। ऐसा क्या लेकर आ गए हैं भैया जो उन्होंने मुझे पन्नी भी नहीं खोलने दी? देखती हूँ। रानी ने जाकर देखा तो उसकी माँ विराट के लाए हुए सामान को रसोई में सेट कर रही थी। माँ ये क्या कंजूसी सी कर रही हैं? और क्या करेंगी? मुझसे ही कुछ छिपा रही होंगी जरूर। वैसे भी मैं तो इनके लिए फालतू ही हूँ ना। रानी ऐसे ही अपनी माँ को देखने लगी। वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ रसोई में लगी पड़ी हुई थी। ये आलू प्याज टमाटर तो मैं उस काम चोर से रखवा दूंगी, लेकिन ये ड्राई फ्रूट्स मैं ही रख देती हूँ। कहाँ छिपाऊं? अरे हाँ, यहाँ ड्रॉर के पीछे रख देती हूँ। हेमा ने ड्राई फ्रूट्स की पन्नी को लिया और उसने उन्हें एक बड़े से डिब्बे में भरकर काफी सारे डिब्बों को पीछे छुपा दिया। ऐसे ही उसने एक पन्नी से पनीर निकाला और उसको एक बाउल में करके उसने फ्रिज में सबसे पीछे रख दिया और अंत में उसने नॉनवेज निकाला। सब सेट कर दिया है, अब इस चिकन का क्या करूं? कहाँ रखूं मैं इसको? कहीं वो फालतू की ना देख ले। हेमा की बात को सुनकर रानी को काफी दुख हुआ, लेकिन वो कुछ बोली नहीं और बस अपनी माँ को शांति से ही देखने लगी। हेमा ने किचन की पन्नी को उठाया और उसे नीचे रखे हुए बड़े बड़े भगोने के अंदर छिपाकर रख दिया। अरे वाह, मुझे तो कोई समझदार होने का खिताब दे दे। सच में मैं कितनी स्मार्ट हूँ। अब यहाँ मेरी फालतू की बेटी तो क्या, सारे शहर को भी पता नहीं चलेगा कि ये नॉन वेज मैंने यहाँ रखा है। सच में मेरा तो कोई जवाब ही नहीं। अब ये नॉन वेज मैं रात को अपने बेटे को तल कर खिलाऊंगी, इसी से तो उसके अंदर को ताकत आएगी। हेमा ऐसे ही बोलकर वहां से चली गई और रानी को उसकी बात सुनकर बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। माँ ने ये सब मेरी वजह से कहाँ कहाँ को छिपाया है, जैसे कि ना जाने मैं क्या कर दूंगी। मेरी माँ मुझसे इतनी खफा खफा क्यों रहती है? क्या गलती है मेरी? रानी बेचारी ऐसे ही खुद से ही बात करके उदास हो रही थी। रानी हेमा की बेटी थी। हेमा एक नॉर्मल मिडिल क्लास औरत थी जिसके घर में उसके परिवार के साथ साथ उसकी जेठानी का भी परिवार रहता था। रानी घर की इकलौती बेटी थी, लेकिन उसे घर में लाड़ प्यार से नहीं बल्कि फालतू समझकर रखा जाता था। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज के दिन रानी ने अपनी माँ को अपनी आंखों से खुद के सामने सामान छिपाते हुए देखा था। अभी रानी देख ही रही थी कि तभी विराट बेटा यहाँ आ। हाँ, आ गया। बताओ माँ। देख विराट, तू जो आज सामान लेकर आया है ना, मैंने उसमें से ड्राई फ्रूट्स यहाँ, पनीर यहाँ और चिकन को यहाँ नीचे के भगोने में रख दिया है। जब तेरा खाने का मन हो तो बता देना। ठीक है माँ, मैं आपसे कह दूंगा। किसी ने देखा तो नहीं है ना माँ आपको ये सामान छिपाते हुए? नहीं, किसी ने नहीं देखा है, और अगर कोई देख भी लेगा तो क्या ही हो जाएगा। हमें तो बस ये सब रानी से छिपा कर रखना है ना। बाकी तो तू है, रोहित है, तो तुम बच्चों के लिए तो मंगवाया ही है मैंने ये सामान। हेमा की बात को सुनकर रानी की आंखों में आंसू आ गए। उसे आखिर समझ नहीं आ रहा था कि उससे सब कुछ छिपाया क्यों जा रहा था, लेकिन फिर रानी ने खुद को समझा दिया और वो खुद को संभालते हुए अपने कमरे में आ गई। ऐसे ही घर का जारी था और आज के दिन सभी लोग रानी को छोड़कर अपने हॉल में बैठे हुए थे। माँ, बाबा, आप सभी ने मन बनाया है कि नहीं? हम कब से प्लानिंग कर रहे हैं, आज फाइनली मौका मिला है, हमें छुट्टी मिली हुई है, तो आप लोग कहीं चल रहे हैं कि नहीं? बेटा हमारे जाने की क्या है, मसला हमारा नहीं है। हम तो बस मन बनाएंगे और निकल जाएंगे। मसला तो तेरी चाची का है कि ये अपनी बेटी को कहाँ छोड़ेगी, उसे घर में कैसे रोकेगी। बताओ देवरानी जी, हेमा बहन, बता कि क्या करना है। आज हम घूमने जाएंगे या नहीं? हाँ हम जाएंगे और जरूर जाएंगे, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि रानी को घर में क्या कहकर रुकाऊंगी। अरे अगर चलना ही है तो एक है इंसान को छोड़ने के लिए तुम इतनी टेंशन ले रहे हो। घर से बोलकर निकलना है कि हम किसी मरीज की तबीयत पूछने जा रहे हैं। जब हम ये कहकर जाएंगे तो वो खुद जाने के लिए खुद से बोलेगी ही नहीं, क्यों, है ना?
ये तो आपने एकदम सही कहा जी। ठीक है, तो हम जल्दी से चलकर बढ़िया बढ़िया खाना बना लेते हैं और सुबह 8 बजे तक हम मजे करने को निकल जाएंगे। पूरा परिवार रानी को छोड़कर खुद घूमने जाने की बात कर रहा था। उन्होंने पूरा प्लान बना लिया था कि वो लोग कहाँ जाएंगे और कैसे वो रानी को घर में छोड़ेंगे। हेमा और गंगा दोनों देवरानी जेठानी मिलकर खाना बनाने लगी। दीदी, ये चिकन को मैं फ्राई कर लूं क्या? इतने में आप एक काम करो, आप बिरयानी बना देना, क्यों? ठीक है ना? हाँ ठीक है, लेकिन मैं दरवाजा बंद कर लेती हूँ। ये फ्राई हुए चिकन की खुशबू बाहर नहीं जानी चाहिए बस। गंगा की बात को सुनकर हेमा ने भी गर्दन हिला दी और चोरी छिपे उसने अपने कामों को निपटाया। कुछ ही देर के बाद खाना बन गया और रानी भी उठकर आ गई थी। क्या बात है, आप लोग सभी आज इतनी सुबह से क्यों जगे हुए हैं? वो रानी, हम लोग ना किसी की खैरियत को जा रहे हैं। तेरे ताया जी के एक मिलने वाले और तेरे बाबा से भी उनकी अच्छी बोलचाल है, तो उनकी ना अचानक से तबीयत खराब हो गई है, इसीलिए हम उनसे मिलने जा रहे हैं। हाँ, और तू ना घर का अच्छे से ख्याल रखना, जब तक मैं आऊं तू यहीं होनी चाहिए और सभी काम भी हो जाए। चलिए जी, चलते हैं। हेमा की बात को सुनकर सभी लोग निकल गए। रानी को अपने परिवार पर विश्वास था कि वो उससे झूठ नहीं बोलेंगे। वो भी घर के कामों में ही लग गई और वो तो घर में ही आसानी से रुक गई। वाह महेश जी, मान लिया आपका भी दिमाग तेज है। चलो अब चलते हैं उस नए पार्क में पिकनिक मनाने को, जो कि यहीं पास के शहर में ही है। हेमा की बात को सुनकर रोहित ने और भी तेज स्पीड में गाड़ी को दौड़ाया और अचानक से बाबा के किस मिलने वाले की तबीयत खराब हो गई? कहीं वो किशोर अंकल तो नहीं है? नहीं नहीं, वो नहीं होंगे। वो तो यहीं पास में ही रहते। अगर वो होते तो पहले ही पता चल जाता और सभी अब सुबह होने का इंतजार ना करते। वो नहीं होंगे, कोई और होगा। चलो जो भी हो, भगवान करे वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। बस मैं माँ के आने तक घर के काम निपटा देती हूँ। रानी ऐसे ही बोलते हुए रसोई में आई तो उसने देखा कि एक कढ़ाई में बहुत ही सारा तेल था जो कि हल्का गर्म था। ये तेल हल्का गर्म क्यों है? क्या माँ ने यहाँ कुछ फ्राई किया था? स्मेल तो चिकन की आ रही है। खैर, मुझे बस लग रहा होगा। रानी ने ऐसे ही ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसने रसोई को साफ करके अपने लिए नाश्ता बना लिया। एक तरफ रानी घर में अकेली थी तो वहीं दूसरी तरफ उसका परिवार बाहर निकलकर खूब मस्ती कर रहा था। ये देखो रोहित, मेरे हाथ में ये फूल हैं, जरा मेरा इसके साथ फोटो ले लो। ये कितने शौकी हो रहे हैं आज, इनके फोटो ही खत्म नहीं हो रहे। शौकी होना भी चाहिए कभी कभी। चल अब तू फोटो ले। रानी का परिवार ऐसे ही मगन था कि तभी ये सब तो रानी के घर वाले, लेकिन रानी कहीं दिखाई नहीं दे रही। इनसे जाकर पूछती हूँ। नहीं, पता नहीं यहाँ और कौन कौन है। काम करती हूँ, रानी को ही फोन मिला देती हूँ। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? मैं हूँ तेरी सहेली राधा। अरे राधा, तू बोल, कैसे फोन किया? ये बता कि तू कहाँ है? यहाँ नए वाले सिटी पार्क में सभी लोग कैसे मजे कर रहे हैं और तू नहीं है। सिटी पार्क? कौन मजे कर रहा है? क्या बोल रही है तू राधा? अरे पागल, तेरी फैमिली, ये सभी यहाँ शहर के पास जो नया पार्क खुला है वहाँ एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तू भी आ जाती पिकनिक मनाने। तू तो कभी दिखाई भी नहीं देती अपने परिवार के साथ। क्या कहा? मेरा परिवार, वो भी पार्क में? तूने किसी और को देखा होगा राधा। वो लोग तो किसी की खैरियत के लिए गए हैं, किसी पार्क में पिकनिक मनाने को नहीं। ओ हेलो मैडम, तेरा ही परिवार है और काफी देर से ये लोग यहीं पर हैं। इनफैक्ट अगर ये कहें कि ये लोग हॉस्पिटल से यहाँ आए हैं तो यहाँ तो कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। अब तू बता मैडम, तू क्यों नहीं आई? ये क्या बात हुई? मतलब वो लोग मुझसे झूठ बोल कर गए कि वो किसी की खैरियत को जा रहे हैं, जबकि वो लोग बस मजे करने को निकले थे। अरे बोल, तुझे सांप सूंघ गया है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो बस मुझे मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही थी तो मैं इसीलिए नहीं गई। अच्छा तो ये बात है मैडम, तो पहले झूठ क्यों बोला कि माँ बाबा वहाँ गए हैं और बेकार में एक आदमी की तबीयत भी खराब करवा दी? हाँ वो बस कुछ नहीं। तू शुरू से ही बहुत कमजोर है, कुछ खा पी लिया कर। बचपन में बच्चे दूध नहीं पीते क्योंकि उन्हें पसंद नहीं होता है, वरना दूध की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है शरीर को, इसीलिए दूध पिया कर। चाहे से नाक बंद करके ही पीना पड़े, समझ आया ना तुझे? चल रखती हूँ, आराम कर। चल ठीक है। रानी की बात को सुनकर राधा ने फोन काट दिया, लेकिन रानी अब बेहद ही दुखी हो गई थी। मेरे घर वालों ने मुझसे झूठ बोला, वो भी बस इसलिए कि उन्हें मुझे अपने साथ लेकर ना जाना पड़े। मैं इतनी ज्यादा बोझ हो गई हूँ अपने परिवार के ऊपर कि अब वो मुझसे आलकस दिखाने लग गए हैं। रानी बेचारी ने खुद को कैसे कैसे संभाला। शाम को पूरा परिवार वापस आया तो कैसे हैं अब अंकल जी? मैंने तो ये भी आपसे नहीं पूछा कि किनकी तबीयत खराब हुई थी। हाँ, और तेरे लिए ये जानना भी जरूरी नहीं है कि किसकी तबीयत खराब हुई थी और किसकी नहीं, समझ आया? और जिन्हें हम देखने गए थे वो अब बिल्कुल ठीक है, बस इतना जान ले।
गंगा की बात को सुनकर रानी को दुख हुआ, क्योंकि वो जानती थी कि कोई बीमार नहीं था, बस उसे ना लेकर जाने की वजह से सभी ने उससे झूठ बोला था। रानी शांति से अपने कमरे में चली गई और ऐसे ही दिन गुजरने लगे। रानी काफी कमजोर थी, क्योंकि ना तो उसके घर वाले उसको कुछ खाने को दिया करते थे और ना ही उसका कोई घर में ख्याल रखता था। ऐसे ही एक दिन, हे भगवान, आज के दिन तो मेरा सर बहुत ही ज्यादा चकरा रहा है। ये चक्कर क्यों नहीं रुक रहे हैं? ऐसे में तो मुझे नींद भी नहीं आएगी। याद आया, राधा ने जब फोन किया था तो उसने मुझे बोला था कि दूध पिया कर, दूध सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। एक ग्लास दूध ही लेकर देख लेती हूँ, हो सकता है कि इससे चक्राहट में कुछ राहत मिल जाए। रानी चक्कर में ही उठी और उसने दूध पीने का मन बनाया। अभी वो रात को बस अपने कमरे से निकली ही थी, तभी उसने बाहर कुछ ऐसा देखा जिससे कि उसकी आंखों को अपने देखे हुए पर यकीन ही नहीं हो पाया। सभी हॉल में बैठे हुए थे और ये ले विराट, ये पनीर खाओ। रोहित तू भी खा। सुनो मेरी बात, तुम इस घर के लड़के हो, तुम्हारे लिए हमेशा ही हम दोनों देवरानी जेठानी ताकत की चीजें घर में रखते ही हैं, तो इन्हें इसी वक्त रोजाना खा लिया करो। जब वो फालतू की सोने चली जाती है ना, तब तुम ये सब खाया करो। वो सब तो ठीक है चाची, लेकिन मैं आज अपने खाने के लिए पनीर के साथ साथ चिकन भी तो लाया था। मुझे चिकन चाहिए, उसको उबाला नहीं है क्या? ये रहा तेरा चिकन और ये लो दूध पियो। कैसे दुबका कर रखते हैं हम ये सारी चीजें बस तुम दोनों के लिए, कि कहीं वो फालतू बोझ ये सारा का सारा सामान ना देख ले। तुम तो ये चीजें खूब खाया करो। पूरा परिवार अपने हट्टे कट्टे बेटों को खिलाई पिलाई में लगा हुआ था, तो वहीं रानी को कमजोरी से चक्कर आ रहे थे। लेकिन ये मंजर देखकर रानी के सभी चक्कर रुक गए और अब उसकी आंखों में बस दर्द था। जिस परिवार में मुझे बस बोझ समझा जाए, वहाँ के लोगों के घर का खा पी कर मेरे अंदर क्या ही ताकत आएगी। तू भी पागल है रानी, जो दूध पीने को उठ गई। यहाँ बस सभी कुछ इन हट्टे कट्टे बेटों का है। तू तो लड़की है ना, इसीलिए तुझे यहाँ कुछ नहीं मिल सकता, अपनों का प्यार भी नहीं। रानी ऐसे ही उदास सी होकर अपने कमरे में सोने को चली गई। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, वो समझती थी कि उसे अपने ही परिवार में कैसे बोझ समझा जाता था। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब रानी की शादी का सिलसिला घर में उठ चुका था। रानी के लिए एक पंडित को रिश्ता ढूंढने को बोला गया था, जिसके बाद घर वालों को एक अच्छा अमीर घर का रिश्ता भी मिल गया और उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए रानी को उस घर में शादी पक्की कर दी। कुछ दिनों के बाद की ही शादी की डेट रखी गई थी। आज रानी की शादी हो चुकी थी। वो अपने ससुराल के दरवाजे पर गृह प्रवेश के लिए खड़ी हुई थी। पता नहीं मेरे घर वाले कैसे होंगे, कहीं ये भी मुझे कोई बोझ ही ना समझे, या हो भी सकता है कि ये मेरे घर वालों से अलग हो। बहू आजा, तेरी आरती तो हो गई है, अब तू घर के अंदर आजा, तेरा बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है माँ जी।